चैप्टर 61 के स्टार्टिंग में हम तांग्यू को सॉन्ग शाओ के क्लोज जाते हुए देखते हैं, जहां सॉन्ग शाओ तो अभी काफी घबराया हुआ था। जिस पे तांग्यू उससे कहता है कि तुम जब भी मुझे कहोगे मैं रुक जाऊंगा। पर सॉन्ग शाओ तो अभी भी काफी हिचकिचा रहा होता है, जिस पे तांग्यू उसके क्लोज जाता है और उससे आगे बढ़ने के लिए परमिशन मांगता है और सॉन्ग शाओ भी इसके लिए उसे इजाजत दे देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ सॉन्ग शाओ को ये काफी अच्छा लग रहा होता है और वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। यहाँ सॉन्ग शाओ कहता है कि मैं जितना डर रहा था ये उतना बुरा भी नहीं था और मुझे तांग्यू का अपने पास आना काफी अच्छा लग रहा है। जिसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि तांग्यू सॉन्ग शाओ को गोद में उठाकर वॉशरूम में नहाने के लिए लेकर आया होता है, जहाँ सॉन्ग शाओ काफी थकने के कारण कहता है कि मुझे नींद आ रही है और तांग्यू उसे पानी में रख देता है और कहता है कि अब तुम सो सकते हो। और फिर काफी प्यार से उससे कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी नहाने में मदद करेंगे। जिसके बाद अगले सीन में हम फिर से उन दोनों को बेड पर देखते हैं, जहाँ तांग्यू तो स्माइल करते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छी नींद आई। यहाँ सॉन्ग शाओ कहता है मुझे तो रात भर केवल डरावने सपने आए हैं। पर तभी तांग्यू सॉन्ग शाओ के बम पर स्लैप करते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है। जिस पे सॉन्ग शाओ घबरा कर पीछे हटता है और कहता है कि मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। जहाँ तांग्यू भी उसे अपनी चोट की तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखो तुमने भी मुझे बाइट किया। यहाँ सॉन्ग शाओ कहता है तो चलो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। इस पर तांग्यू से कहता है इस मामले को तो यहीं खत्म कर देंगे, पर अगली बारी का क्या अगली बारी होगी। इसके बाद सॉन्ग शाओ नजरें फेरते हुए कहता है फ्यूचर का हम फ्यूचर में देखेंगे। और तांग्यू तो इसी बात से खुश हो जाता है कि सॉन्ग शाओ मान चुका है और सॉन्ग शाओ घबरा कर चादर ओढ़ लेता है। इसके बाद फिर अगले सीन में हम तांग्यू को देखते हैं, जो कि ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आया होता है और अपनी मेट से कहता है कि कुछ काफी अच्छा खाना बनाओ जो कि हल्का हो और डाइजेस्ट करने में आसान रहे और उसे मेरे कमरे में भिजवा दो। इसके बाद उसकी नजर अपने छोटे भाई पर पड़ती है और वो सोचता है इस नन्हे शैतान को देखकर तो मुझे गुस्सा आ जाता है। यहाँ उसका छोटा सा प्यारा सा भाई उसे कहता है गुड मॉर्निंग, जहाँ पर तांग्यू उससे कहता है कि मेरे सामने ये नाटक करना बंद करो और मुझे अब सीधे सीधे बताओ कि पास्ट में क्या हुआ था जो आज तक तुमने नहीं बताया है। यहाँ उसका छोटा भाई उससे कहता है कि मैं ऊपर वाले की कसम खाकर बताता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। आपकी मौत के बाद मैंने सिस्टर इन लॉ को आपका आखिरी फरमान दिखाया था, जिसमें लिखा हुआ था कि उन्हें जिंदा रहना होगा और मेरी मदद करनी होगी, पर उन्होंने सबसे पहले गद्दार को खत्म किया और अपनी भी जान ले ली क्योंकि वो आपके साथ ही जाना चाहती थी। इस बात को सुनकर तांग्यू तो काफी खुश होता है, पर अपने छोटे भाई को ताना मारते हुए कहता है कि तुम तो मेरी मौत के बाद अपनी सिस्टर इन लॉ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए, पर चलो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। पर यहाँ उसका भाई चिढ़ाते हुए से कहता है कि तुम तो काफी खुश नजर आ रहे हो, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम सिस्टर इन लॉ की मौत से दुखी भी थे। अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें सॉन्ग शाओ को दिखाया जाता है और अब काफी महीने बीत चुके थे। सॉन्ग शाओ हमें बताता है कि तांग्यू ऑलरेडी अमेरिका जा चुका है और सॉन्ग शाओ भी अमेरिका जाने वाला है एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर। यहाँ जो उसके फादर होते हैं वो इस बात से काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि सॉन्ग शाओ स्कॉलरशिप लेकर अब्रॉड जाने वाला है। जिसके बाद फिर सॉन्ग शाओ के डैड उसे बुरी आदतों से दूर रहने को कहते हैं और फिर कहते हैं तुम्हें कोई भी टेंशन हो तो तुरंत अपने फादर को कॉल कर लेना। फिर सॉन्ग शाओ के वहाँ से जाने का वक्त आ जाता है और उसके फादर भी थोड़े टेंशन में नजर आते हैं और उसे जाने को कह देते हैं और सॉन्ग शाओ खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम सीधे ही अमेरिका का सीन देखते हैं, जहाँ तांग्यू एक मस्त वाली स्पोर्ट्स कार में बैठा होता है, जहाँ लोग उसकी और उसके कार की काफी तारीफें कर रहे थे। यहाँ एक लड़की तो आती है फ्लर्ट करने के लिए तांग्यू से, और तांग्यू से काफी बुरी तरह से डांट कर भगा देता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग शाओ वहाँ पर आ जाता है और तांग्यू उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों काफी लंबे समय के बाद मिल रहे होते हैं और सॉन्ग शाओ से कहता है कि तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ा, और तांग्यू तो सीधे ही उसे अपने पास खींचता है और उसे किस कर लेता है। इसे सॉन्ग शाओ हैरान हो जाता है और वहाँ के सभी लोग उन्हें चीयर करने लगते हैं। तभी सॉन्ग शाओ से कहता है कि हम पब्लिक में है ऐसा करना बंद करो। जहाँ तांग्यू तुरंत उससे कहता है मुझे माफ करना, पर इतने दिनों बाद मैं तुमसे मिला हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। जिसके बाद वो सॉन्ग शाओ को अपने साथ लेकर जाने लगता है और फिर तांग्यू सॉन्ग शाओ से कहता है मैंने तुम्हारे यहाँ रहने की सारी तैयारी कर दी है। फिर तांग्यू सॉन्ग शाओ को उनके कॉलेज तक ले आता है और उसे यहाँ के बारे में सब कुछ बताने लगता है और फिर उससे कहता है कि ये हमारी चाइना जैसा सेफ जगह नहीं है, अमेरिका काफी खतरनाक हो सकता है, तुम्हें जब भी टेंशन हो मैं अपना बॉडीगार्ड तुम्हारे पास भेज दूंगा। और फिर वो सॉन्ग शाओ को किस करता है और उससे कहता है कि अपना ध्यान रखना। इसके बाद सॉन्ग शाओ अपने रूम में आ जाता है, जहाँ उसका रूममेट उसे रूम दिखाने लगता है
और कॉलेज के बारे में बताने लगता है। तो इस लड़के का नाम आगाव है, जो कि सॉन्गशाओ को सभी चीज़ों के बारे में बताने लगता है। यहाँ सॉन्गशाओ उसे चाइना से लाई हुई कुछ मिठाइयाँ देता है, जो उस लड़के को काफ़ी पसंद आता है। फिर वो लड़का उसे कॉलेज के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम यहाँ कहीं भी घूम सकते हो, पर केवल एक जगह पर मत जाना। तो उस जगह का नाम है सनसेट क्लब, और वहाँ पर काफ़ी खतरनाक लोग रहते हैं, या समझ सकते हो कि काफ़ी रिच लोग रहते हैं। उस क्लब में दुनिया के सबसे अमीर खानदान के बच्चे ही जाते हैं, तो वहाँ भूलकर भी मत जाना, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है। जिसके बाद हमें सनसेट क्लब की मीटिंग दिखाई जाती है, जिनका हिस्सा तांग्यू भी होता है। तो ये सभी लोग दुनिया भर से आए हुए अमीर परिवारों के बच्चे हैं। यहाँ तभी एक लड़का तांग्यू से कहता है, आज तुम एक काफ़ी क्यूट लड़के से मिले थे ना, मुझे भी उससे मिलवाओ, वो काफ़ी प्यारा था। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस क्लब के मेंबर्स के इरादे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं, और वो लोग काफ़ी ईविल ख्यालात रखते थे। जहाँ तभी तांग्यू उस लड़के की तरफ नाइफ करता है और उसे घूरते हुए गुस्से में कहता है कि इस बारे में कभी सोचना भी मत, मैं तुम्हारे मुंह से ये बकवास दोबारा नहीं सुनना चाहूंगा। यहाँ तभी वो लड़का तांग्यू से कहता है, तुम एक मामूली से लड़के के लिए गुस्सा क्यों हो रहे हो, और हमारी फैमिली फ्यूचर में जाकर अच्छे रिलेशनशिप बनाने वाली है, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर पाए। यहाँ तांग्यू से कहता है कि मैं इस बारे में जानता हूँ। यहाँ अब तांग्यू कहता है कि मैं इस बात को काफी अच्छे से जानता हूँ, और मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो मेरा फियांसे है। तो अब से जब भी तुम उसके बारे में बात करोगे, रिस्पेक्ट शो करना। यहाँ ये बात सुनकर वो लड़का तो काफी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या सच में वो तुम्हारा फियांसे है? यहाँ तांग्यू से कहता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि उसके आसपास भी मत फटकना। यहाँ फिर हम उस लड़के को देखते हैं, जो कि इस बात को जानकर काफी हैरान हो जाता है, और वो सोचता है, जैसा कि मैं चाइनीज लोगों के बारे में सोचता आया हूँ, तुम तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। मुझे लगा था कि तुम लोगों को मैनिपुलेट करना आसान होगा और बेवकूफ बनाना भी, पर तुम तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हो, ना ही तुम कमजोर हो। और फिर वो सोचता है कि मैं ऐसे खतरनाक इंसान का दुश्मन तो बिल्कुल नहीं बन सकता, और वो तुरंत ही तांग्यू की सभी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में हम तांग्यू को वहाँ से जाते हुए देखते हैं। तभी मेडिवियल रीजन का एक प्रिंस आकर तांग्यू से बात करने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे फियांसे के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए, जिस पे तांग्यू इसके लिए मना करता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा फियांसे केवल मुझसे गिफ्ट लेता है। तभी वो प्रिंस तांग्यू से कहता है, आज तुमने काफी हिम्मत दिखाई, मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाकर हम काफी अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। जिस पे तांग्यू उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि राजकुमार, मैं तुम्हारी बातों को अच्छे से समझता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि रॉयल फैमिली के अंदर कितनी दिक्कतें होती हैं। मैं भी कभी तुम्हारी जैसी सिचुएशन में था। जिस पर वो इंसान हंसते हुए कहता है कि इस बारे में तो बात भी मत करो। जिसके बाद फिर अगले सीन में हम सॉन्गशाओ को देखते हैं, जो कि अपनी क्लास में पढ़ रहा होता है, और वहीं उसके बगल में बैठी लड़की उसे ताड़ रही थी, और वो सॉन्गशाओ के हैंडसम फेस की केवल तारीफें कर रही होती है। फिर वो तुरंत ही सॉन्गशाओ से बात करने के लिए जाती है और उसे इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मेरा नाम एमिली है और मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। सॉन्गशाओ भी इसके लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है और उसकी भी तारीफ करता है। फिर वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं, तभी वो लड़की तुरंत ही सॉन्गशाओ को अपने एक ग्रुप में आने को कहती है और उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। यहाँ सॉन्गशाओ से कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी ही हो, एक बोल्ड और एक काफी ब्रेव लड़की। और यहाँ वो लड़की उसे कहती है कि तुम भूलना मत, पार्टी में जरूर आना, और सॉन्गशाओ भी इसके लिए मान जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर तांग्यू आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने गलत समझ लिया, सॉन्गशाओ तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाएगा। यहाँ वो लड़की तो एक के बाद हैंडसम लड़कों को देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है, चाइना से आए हुए स्टूडेंट तो सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। फिर वो लड़की तुरंत उन्हें कहते हुए चली जाती है कि मैं तुम दोनों को मैसेज कर दूंगी, टाइम पर आ जाना। और यहाँ पे सॉन्गशाओ को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, और सॉन्गशाओ से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा था। जब सॉन्गशाओ पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं, जिसपे तांग्यू से बताता है कुछ कपड़े खरीदने, जिसपे सॉन्गशाओ कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर तांग्यू सॉन्गशाओ को एक मिरर के सामने ले जाता है, जहाँ सॉन्गशाओ से कहता है तो हमें पार्टी के लिए तैयार होना होगा। तभी तांग्यू उसके पास आता है और उसके कानों में कहता है, मेरी प्यारी एम्प्रेस, मैं जानता हूँ कि आज की पार्टी में तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं होगा। अगले सीन में हम तांग्यू को देखते हैं, जो कि सॉन्गशाओ को नए कपड़े दिलाने लाया होता है। जिसके बाद पार्टी का वक्त हो चला था, तो वो दोनों तांग्यू की कार में पार्टी के वेन्यू तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तांग्यू तो सॉन्गशाओ की काफी तारीफें कर रहा होता है, और वहाँ पर आई हुई भीड़ भी सॉन्गशाओ की काफी तारीफ कर रही थी। फिर तांग्यू सॉन्गशाओ को लेकर पार्टी में आ जाता है, जहाँ सॉन्गशाओ के क्लासमेट उसे अपनी तरफ बुलाने लगते हैं। जहाँ सॉन्गशाओ तांग्यू से पूछता है कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, और तांग्यू की मंजूरी मिलने
करने के बाद वो सीधे ही अपने दोस्तों के पास चला जाता है। इसके बाद फिर हम उन लोगों को साथ में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी दोस्त एमिली उससे पूछती है कि क्या तुम किसी क्लब को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो। फिर वो उसे सनसेट क्लब के बारे में बताती है कि तुम उसे ज्वाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ से इनविटेशन आना जरूरी होता है। तभी वहाँ एंजल क्लब का प्रेसिडेंट आ जाता है, जो कि सॉन्ग को देखते ही काफी खुश हो जाता है और उसे तुरंत ही अपने एंजल ग्रुप को ज्वाइन करने को कहता है। यहाँ सॉन्ग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी हमें वही पहले वाला लड़का दिखाया जाता है जिसने तांग्यू से सॉन्ग के बारे में कुछ उल्टा कहा था और तांग्यू काफी गुस्सा हो गया था। यहाँ अभी उसके मन में फिर से कुछ बुरा चल रहा होता है और वो कहता है सॉन्ग तो मेरा होगा। और यहाँ सॉन्ग तो इन सभी बातों से अनजान होता है। तभी उसके पास एक लिफाफा आता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का उसे कहता है कि इसे खोलो और तुम बाकी सब कुछ समझ जाओगे, और यहाँ से चला जाता है। जिस पर फिर वहाँ पर एमिली उसे बताती है कि इस लिफाफे के अंदर दो तरह के इनविटेशन होते हैं। अगर तुम्हें स्कल मिलता है तो तुम वहाँ एक पर्सन के तौर पर एंटर करने वाले हो, और अगर तुम्हें सन का कार्ड मिलता है तो वो लोग तुम्हें अपना लवर बनाना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि सॉन्ग को सन का कार्ड ही मिलता है, जहाँ वो तुरंत ही उस लड़की की तरफ देखने लगता है पर कुछ भी नहीं कहता, और वो लड़का उसे देखते हुए वहाँ से चला जाता है। अब उस लड़के का दोस्त उससे कहता है कि हमें तांग्यू ने पहले ही से दूर रहने को कहा था ना, तो तुम उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। इस पर वो लड़का कहता है तांग्यू मुझे जितना ही उसे दूर करने की कोशिश करेगा मैं उसके उतने पास जाऊंगा। वैसे भी काफी लंबे समय के बाद मुझे किसी में इंटरेस्ट आया है। और हम तभी देखते हैं तांग्यू उसके पीछे ही होता है, जिसे देखने के बाद तो वो लड़का काफी बुरी तरह से डर जाता है। और तांग्यू कहता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, और फिर वो काफी गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी ना कि उससे दूर रहो। और वो लड़का इससे पहले कि उसे समझा पाता, हम देखते हैं तांग्यू से अच्छा सबक सिखा देता है। अगले सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि तांग्यू से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। यहाँ तांग्यू भी उसे बात कर रहा होता है और हम देखते हैं तांग्यू के हाथों में चोट लगी होती है, और वहीं पीछे बैठा वो लड़का काफी बुरी तरह से कांप रहा था। यहाँ सॉन्ग तांग्यू से पूछता है तुम क्या कर रहे हो, जिसपे तांग्यू से बताता है कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। और सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा हूँ, और वो तुरंत ही कॉल काट देता है। इस पर तांग्यू थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड को तुरंत ही उसके पास जाने को कहता है, और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये कैसे भी करो, पर तुम्हें सॉन्ग को मेरे साथ शिफ्ट करना होगा। अब अगले सीन में रात का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ सॉन्ग सोने की कोशिश कर रहा था और उसे काफी अजीब लग रहा होता है, मानो कि कोई उसे घूर रहा हो। और हम देखते हैं सॉन्ग का जो रूममेट था वो उसे घूर रहा था। सॉन्ग जैसे ही पीछे पलटता है वो देखता है रूममेट तो अपना किताब पढ़ रहा है, और वो सोचता है क्या मुझे इसके बारे में तांग्यू को बताना चाहिए, और अगर मैंने ऐसे किया तो तांग्यू को लगेगा कि गांव मुझे बुली कर रहा है और फिर वो इसके पीछे पड़ जाएगा। इसीलिए वो सोचता है कि मैं तांग्यू को नहीं बताऊंगा, शायद मैं ही उसे गलत समझ रहा हूँ। और फिर सॉन्ग हमें बताता है कि कल वो एंजल क्लब जाने वाला है। यहाँ अगले सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह एंजल क्लब के लोगों से मिलने आया था, जिन्होंने काफी अजीब से कपड़े पहन रखे थे। सॉन्ग उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर क्लब प्रेसिडेंट उन्हें बताता है कि हम लोग कुछ चैरिटी वगैरह करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम परफॉर्म करेंगे। पहले सॉन्ग को लगता है कि ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा जॉब नहीं है, फिर उसे समझ आ जाता है कि अगर ये चैरिटी के लिए है तो वो करने को तैयार है। फिर तुरंत ही पूछता है मुझे किसके कपड़े पहनने होंगे, जिस पर प्रेसिडेंट उसे बताता है कि तुम्हें क्यूपिड द गॉड ऑफ लव के कपड़े पहनने होंगे। यहाँ सॉन्ग इससे काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब अगले सीन में हम सॉन्ग को क्यूपिड के कपड़े पहने हुए देखते हैं, जहाँ वो बिल्कुल एक रियल एंजल की तरफ लग रहा था और उसे काफी शर्म भी आ रही होती है। और यहाँ तभी हम अचानक से देखते हैं कि सॉन्ग का रूममेट उसकी एक तस्वीर निकाल लेता है। यहाँ सॉन्ग भी ये नोटिस करता है, पर वो जैसे ही उधर मुड़ता है वो देखता है कि वहाँ पर वो लड़का नहीं था, और उसे लगता है कि शायद उसे फिर से धोखा हो रहा है। अभी फिर अगले सीन में तांग्यू सॉन्ग से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे कमरे में आया था, तुम वहाँ नहीं हो। जब सॉन्ग उसे अपना पता बता देता है और कहता है कि मैं यहाँ कुछ कर रहा हूँ अपनी क्लब मेंबर्स के साथ में, जहाँ तांग्यू से कहता है ठीक है तो वहीं रहना, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अब अगले सीन में हम तांग्यू को देखते हैं, जो कि वहाँ पहुंच चुका होता है, और सॉन्ग को देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो काफी बुरी तरह से उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, जबकि मैंने कहा है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड के साथ ही इधर उधर जाओगे, क्या मेरी बातों का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम देखते हैं सॉन्ग के हाथों में काफी बुरी तरह से चोट लग चुकी होती है, तो तांग्यू तुरंत उसके हाथों को छोड़ देता है और माफी मांगता है,
और अपना कोट निकाल कर उसके ऊपर रखता है और कहता है ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता होती है। यहाँ सोंगशो तांग्यू को परेशान देखकर कहता है कि आखिर हुआ क्या। जब फिर तांग्यू कहता है कि यहाँ मेरी फैमिली जो रहती है यूएस में, मेरे कुछ दुश्मन बन चुके हैं और मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं अभी तुम्हें बचाने के लिए एक ही चीज कर सकता हूँ, तुमसे दूर रहकर, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ सोंगशो तांग्यू से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और अब मैं वो नहीं करूंगा जिसके लिए तुम मना करो, और चाहे मेरे साथ कुछ भी होता है मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। इस पे तांग्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तब तो तुम्हें मेरे साथ आकर रहना चाहिए। इस पे सोंगशो कहता है इतनी जल्दी, और फिर सोंगशो कहता है पर ये तो रूल के खिलाफ है ना। इस पे तांग्यू कहता है कि तुम मेरे साथ हो तो कौन से रूल, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। यहाँ फिर हम सोंगशो को देखते हैं जो कि तांग्यू को तुरंत अपने रूममेट के बारे में बता देता है, जो कि काफी बुरी तरह से उस पर नजर रखे हुए है। और फिर वो तांग्यू से कहता है कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर तांग्यू तुरंत काफी परेशान हो जाता है और कहता है मैं अभी अपने बॉडीगार्ड से इस पर चेक करने को कहता हूँ। यहाँ सोंगशो से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी तक उसने मुझे हार्म नहीं किया है, वो बस थोड़ा सा अजीब है। यहाँ तांग्यू तुरंत ही सोंगशो के फोरहेड पर किस करता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम पर कोई भी खतरा नहीं आने दूंगा, और सोंगशो भी उसे काफी अच्छे से समझता था। फिर तांग्यू तुरंत ही सोंगशो को सॉकर की कुछ टिकट दिखाता है और कहता है कि हम दोनों यहाँ पर वीकेंड पर जाने वाले हैं। जिस पे तांग्यू बताता है कि हम उस सिटी में जाने वाले हैं जहाँ मेरी फैमिली रहती है, और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें तांग्यू का दिखाया जाता है जो कि तैयार हो रहा होता है और वो दोनों होटल में होते हैं, जहाँ हम सोंगशो को देखते हैं जो कि अब सोकर उठ चुका होता है और उससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी जाने वाले हो। इस पे तांग्यू उसके पास आता है और उससे कहता है कि हम दोनों पहली बार होटल में आए हैं, मेरा तो तुम्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पर मुझे अपने घर जाना होगा तो तुम यहाँ पे मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और वो सोंगशो के क्लोज जाने लगता है, जिससे सोंगशो तुरंत ही अपनी नजरें चुरा लेता है। जिसके बाद फिर अगले सीन में हम यू फैमिली की फैमिली गैदरिंग देखते हैं, जहाँ तांग्यू के काफी सारे रिलेटिव आए होते हैं और तांग्यू भी अपने कुछ रिलेटिव से बात कर रहा होता है। यहाँ उसका एक रिलेटिव कहता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो खास होने वाला है, इसीलिए आज काफी सारे लोग आए हैं, पर तांग्यू को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो कहता है ये सब तो यहाँ हमेशा ही होता रहता है। और तभी वहाँ जो आदमी तांग्यू के साथ होता है वो उनके बाकी रिलेटिव्स के बारे में बताता है कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तभी वहाँ उन्हें उनके दादाजी का बटलर दिखाया जाता है, और वो आदमी तांग्यू को बताता है कि वो हमारे दादाजी का मोस्ट फेवरेट इंसान है, जो कि उनके सभी काम को मैनेज करता है, और तांग्यू भी उसकी तरफ देखने लगता है। यहाँ वो लड़का बताता है कि वो आदमी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और हमें बटलर काओ की आंखों में नहीं आना चाहिए। तभी बटलर काओ तांग्यू को नोटिस कर लेता है और उनकी तरफ आने लगता है, जिससे वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिर ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है। यहाँ बटलर आते ही तांग्यू से काफी प्यार से बात करने लगता है और उसे योर मैजेस्टी बुलाने वाला होता है, पर तुरंत ही उसे यंग मास्टर कहता है और उसे वेलकम करता है, जिससे वो दूसरा लड़का तो काफी हैरान हो जाता है। और यहाँ तांग्यू कहता है मुझे तुम्हारी इस वेलकम की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बटलर काओ तुरंत ही तांग्यू को उनके दादाजी के पास लेकर जाने वाला होता है। यहाँ वो लड़का सोचता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, और फिर वो लड़का तुरंत ही समझ जाता है कि शायद दादाजी तांग्यू को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। जिसके बाद फिर अगले सीन में हमें यू फैमिली के फैमिली हेड यानी इन सभी के दादाजी दिखाए जाते हैं, जिनका नाम यू ताइशियान होता है, और वो यहाँ पर कैलीग्राफी कर रहे थे। और कुछ लालची रिलेटिव्स तो वहाँ पर उनकी काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं ताकि उन्हें भी जायदाद में हिस्सा मिल जाए। और यहाँ दादाजी इन सभी निकम्मों को काफी अच्छी तरह से जानते थे। तभी तांग्यू वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर उसके दादाजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे भी अपनी कैलीग्राफी दिखाने के लिए बुलाते हैं। यहाँ तांग्यू भी खुशी खुशी उनके पास आ जाता है, जिससे जो बाकी के बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा जलने लगते हैं और कहते हैं दादाजी आप तो केवल उसे ही प्यार करते हो। जहाँ दादाजी उनसे कहते हैं तो तुम्हें भी उसकी तरह बेहतर बनना चाहिए, तांग्यू तो काफी ज्यादा अच्छा है, वो कैलीग्राफी भी जानता है, तो तुम्हें उससे सीख लेनी चाहिए। यहाँ अगले सीन में हमें सोंगशाओ दिखाया जाता है, जिसकी होटल में कुछ डिलीवरी आई होती है और वो तुरंत ही बाहर उसे लेने आता है। तो सामने वाला बंदा उसे बताता है कि ये तांग्यू आपके लिए छोड़कर गया है। यहाँ सोंगशाओ तुरंत ही उस खाने को ले लेता है और खाने लगता है, और वो सोच रहा होता है कि सॉकर मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तांग्यू तो कह कर गया था कि वो जल्दी आ जाएगा, पर उसने मुझे धोखा दिया। इससे सोंगशाओ को रिग्रेट होने लगता है और वो सोचता है कि टिकट के पैसे भी बर्बाद हो गए। अब अगले सीन में हम तांग्यू को देखते हैं जो कि कैलीग्राफी कर रहा होता है, जो कि उसके दादाजी को काफी पसंद आती है। यहाँ वो बच्चे तो कहने लगते हैं कि तांग्यू चाइना से आया है इसीलिए वो इसमें अच्छा है,
और यहाँ तांग्यो दादाजी को अपने कैलीग्राफी के बारे में बता रहा होता है और दादाजी भी हमें काफी इम्प्रेस नजर आ रहे थे। तभी दादाजी उस कैलीग्राफी में एक नाम नोटिस करते हैं और कहते हैं ये नाम तो काफी जाना पहचाना लग रहा है, क्या ये तुम्हारे दिल के काफी करीब है। यहाँ हम तांग्यो को देखते हैं जिसने शोंगशाओ का नाम लिखा होता है और वो कहता है कि हाँ दादाजी, वो नाम मेरे दिल के काफी करीब है। और तभी वहाँ एक बटलर आकर कहता है कि सभी गेस्ट आ चुके हैं, क्या हमें पार्टी को शुरू करना चाहिए। इस पर ग्रैंडफादर तुरंत ही तांग्यू को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ चलो हम सबसे मिलते हैं। अब हमें बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ दादाजी का एक बेटा वहाँ पर आ जाता है जो कि उनसे बात करने लगता है। यहाँ दादाजी अपने 9वें बेटे को तांग्यू से मिलाते हैं और कहते हैं तांग्यू ये तुम्हारे चाचा है, जहाँ वो दोनों सेम ही एज के लग रहे होते हैं। यहाँ तांग्यू को वो लड़का काफी अजीब लगता है और यहाँ वो लड़का काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और तांग्यू से कहता है कैसे हो भतीजे। यहाँ तांग्यू के मन में चल रहा होता है कि भले ही लड़का खतरनाक नहीं दिख रहा है पर ये काफी खतरनाक हो सकता है। फिर वो दोनों हाथ एक दूसरे से मिलाते हैं जहाँ वो लड़का तांग्यू से तुरंत ही कहता है कि मैंने सुना तुमने सनसेट क्लब को ज्वाइन किया है, वहाँ तुम कैमेलिया को जानते हो। तांग्यू जिस पर हाँ कहता है तो वो लड़का बताता है कि मैंने उसे इनवाइट किया है, क्या तुम उसके साथ डांस करना चाहोगे। यहाँ वो लड़की भी तांग्यू से फ्लर्ट कर रही होती है। कैमिलिया की फैमिली ऑयल बिजनेस में होती है जिस पर तांग्यू सोचता है तो अच्छा इस लड़की की नज़र उसके ऑयल बिजनेस पर है तो ये मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोगों को यूज़ करना चाहता है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो अब अगले सीन में फैमिली हेड का 9th सन अपनी मॉम को अपना प्लान बताता है कि वो कैमेलिया की मदद से तांग्यू को अपने कंट्रोल में कर लेगा। कैमेलिया और तांग्यू एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अगर कैमेलिया ने तांग्यू का दिल जीत लिया तो तांग्यू पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ जाएगा और फैमिली बिजनेस उनका हो जाएगा, जिस पर दोनों माँ बेटे काफी खुश हो जाते हैं। वहीं हम कैमेलिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ट्राई कर रही होती है तांग्यू को पटाने की। वो तांग्यू की काफी तारीफें करती है, उसे रिझाने की कोशिश करती है और फिर उसे डांस के लिए पूछती है, पर तांग्यू बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आता और कहता है कि मैं अपने फियांसे के अलावा और किसी के साथ डांस नहीं कर सकता। जिससे कैमेलिया काफी हैरान हो जाती है कि तांग्यू का ऑलरेडी एक फ्यूचर पार्टनर है और तांग्यू वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम होटल में देखते हैं सोंगशाओ तांग्यू को काफी मिस कर रहा था, इसलिए वो तांग्यू को कॉल कर लेता है पर उसका कॉल दुगवान उठाता है जो कि सोंगशाओ को बताता है कि तांग्यू थोड़ा बिजी है। तभी अचानक से सोंगशाओ को दुगवान की तरफ से फाइटिंग की आवाज आने लगती है और वो पूछता है कि वहाँ क्या हो रहा है। जहाँ हम दुगवान को देखते हैं जो कि बटलर काओ को काफी बुरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ दुगवान सोंगशाओ को बताता है कि एक अजीब से आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया है और वो मेरा फोन छीनना चाहता है। यहाँ बटलर काओ काफी गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही कहता है तुम अजीब आदमी किसे कह रहे हो, मैं तो बस अपनी महारानी से बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर सोंगशाओ काफी हैरान हो जाता है कि उस इंसान ने उसे एम्प्रेस कह के पुकारा है। यहाँ बटलर काफी चिल्लाते हुए कहता है कि एम्प्रेस, काफी समय के बाद मैंने आपको दोबारा ढूंढ निकाला। जिसके बोलने के तरीके से ये सोंगशाओ तुरंत पहचान जाता है कि ये येनोक काओ है जो कि उन्हें पिछली लाइफ में सर्व करता था। जिस पर बटलर काओ तुरंत ही कहता है पर हाँ अब मैं कोई एनोक नहीं रहा, मैं एक पूरा मैन बन चुका हूँ। यहाँ सोंगशाओ भी उससे कहता है कि मुझे ये जानकर काफी खुशी हुई कि हम सभी के पास अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी है। जिस पर बटलर काओ उसे कहता है कि एम्प्रेस मैं आपसे कल मिलने आऊंगा और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। यहाँ फिर अगले सीन में हम सोंगशाओ को देखते हैं जो कि इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार सबके पास अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज कैसे हैं। तभी उसे ग्रेट हॉल का सीन याद आता है और वो सोचता है शायद ये कारण हो सकता था। वो हैरान होते हुए कहता है कि हम सभी लोग उस वक्त ग्रेट हॉल में ही इकट्ठा थे, मैं, एम्परर तांग्यू, बटलर काओ, दू गुआन और वो धोखेबाज जांग शाओरान जो कि इस लाइफ में एक डॉग के तौर पर रीइंकार्नेट हुआ है। और सोंगशाओ इसी के बारे में सोचकर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें सोंगशाओ तांग्यू को किस करते हुए दिखाया जाता है क्योंकि तांग्यू अब लौट कर आ चुका था और वो सोंगशाओ से कहता है कि आखिर मैं अपनी एम्प्रेस को यहाँ अकेला कैसे छोड़ देता। और फिर अगले सीन में हम उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगली सुबह सोंगशाओ तो उठ चुका होता है, उसके बॉडी में काफी पेन था जिसके लिए वो तांग्यू को कसूरवार ठहरा रहा था। यहाँ तांग्यू भी काफी ज्यादा मजे में होता है पर वो जैसे ही उठता है उसके सामने बटलर काओ था। यहाँ वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो बटलर काओ कहता है कि मैं बस अपनी महारानी से मिलने आया हूँ और वो तांग्यू को इग्नोर करके अंदर चला जाता है।
वो सॉन्गशाओ के पास जाकर उसे ग्रीट करता है और अपनी रिस्पेक्ट पे करने के बाद वो तांग्यू को कहता है कि हमारी महारानी अभी भी काफी यंग है, तो आपको उन पर इतना हार्श नहीं होना चाहिए, इससे उनकी बॉडी पर हार्म हो सकता है। जिस पर तांग्यू कहता है तुम अभी तक उतने ही अनोइंग हो। जिस पर बटलर काव कहते हैं कि यही मेरा काम है, और बटलर काव काफी प्यार से एम्प्रेस को ग्रीट करते हैं, जिस पर सॉन्गशाओ को भी काफी अच्छे से उनके बारे में याद आ जाता है और वो काफी खुश हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आपको अपनी मेमोरीज वापस कब मिली। जिस पे बटलर काव बताते हैं कि 10 सालों पहले मुझे मेमोरी मिली थी और मैं तांग्यू के ग्रैंडफादर के साथ काम करने लगा। फिर वो रोते हुए कहता है आपको तो मेरे दुख का पता भी नहीं है, मैं तो चाइना में काफी खुशी से था कि एक दिन मैं आपसे मिलूंगा, पर तांग्यू के दादा मुझे अमेरिका ले आए और मैंने आपका 10 सालों से भी ज्यादा इंतजार किया है। जिस पे सॉन्गशाओ तुरंत ही कहता है कि अब सैड मत होइए, मैं आपके पास आ चुका हूँ। और फिर कहता है कि अब हम सभी एक साथ हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी। और यहाँ बटलर काव तो तुरंत ही कहते हैं अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं सारा काम संभाल लूंगा, चलो मैं आपको तैयार कर देता हूँ। जिस पे सॉन्गशाओ तुरंत ही उसके लिए मना कर देता है। अब अगले सीन में हम उन सभी को अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं, जहाँ सॉन्गशाओ काफी खुश होता है वहाँ घूमने के लिए, और यहाँ पर बटलर काव और दुगवान भी होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। बटलर तो उन्हें देखकर साथ में काफी ज्यादा खुश था और सोचता है कि हमारे महाराज और महारानी तो मैच मेड इन हेवन है, और दुगवान भी काफी खुश था। फिर हम सॉन्गशाओ और तांग्यू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और बटलर उनकी पिक्चर्स खींच रहे थे। सॉन्गशाओ को सच में काफी मजा आ रहा होता है, वो बहुत सारी राइड कर रहा होता है। तभी अचानक से रोलर कोस्टर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस पे सॉन्गशाओ और बटलर काव दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं और उसकी केयर करने लगते हैं। यहाँ तांग्यू तो तुरंत ही उसे गोद में उठाकर जाने लगता है और बटलर काव भी काफी ज्यादा ध्यान दे रहा था। यहाँ हम देखते हैं तांग्यू से ज्यादा तो बटलर काव की ही सॉन्गशाओ को चिंता होती है और वो तुरंत ही सॉन्गशाओ के हाथ को लेकर उसे मसाज देने लगते हैं। जिस पर तांग्यू तुरंत ही कहता है ये आप क्या कर रहे हो, ये तो मेरा काम है ना। और उन दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है, जिस पर हेड एनुक तो तुरंत ही कहते हैं पर यही तो मेरा काम है, मैं तो पहले भी एम्प्रेस को ही सर्व करता था। जिस पर दुगन कहता है पिछली लाइफ में आप एक इनोक थे पर इस लाइफ में आप एक आदमी हो, जिससे हेड एनुक को तुरंत ही अपनी गलती समझ आ जाती है। अब अगले सीन में हम तांग्यू को देखते हैं जो कि सॉन्गशाओ को उठाकर चल रहा होता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। यहाँ सॉन्गशाओ को तो काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और इसी तरह चलते हुए सॉन्गशाओ को उनके पास्ट की एक मेमोरी याद आ जाती है जब सॉन्गशाओ पहली बार हॉर्स राइडिंग सीख रहा था। जहाँ हम देखते हैं राइडिंग सीखते वक्त अचानक से उसका घोड़ा अनकंट्रोल हो जाता है और सॉन्गशाओ गिर जाता है। तांग्यू उसे जैसे तैसे बचा लेता है पर सॉन्गशाओ के पैर में चोट लग गई थी, जिस पर तांग्यू उसे अपने पीठ पर कैरी करने को कहता है। सॉन्गशाओ जिसके लिए मान नहीं रहा होता है तो तांग्यू तुरंत ही उसे अपने पीठ पे खुद ही कैरी कर लेता है और वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। पर तांग्यू इससे काफी खुश था और फिर वो दोनों महल की तरफ लौटने लगते हैं। तभी सॉन्गशाओ कुछ रियलाइज करता है और कहता है कि एम्परर ये रास्ता तो महल की ओर नहीं जाता है, और तांग्यू उसे कहीं और ले गया था। और ये सीन प्रेजेंट में आ जाता है। अब प्रेजेंट में तांग्यू कहता है उस दिन के बाद से मैंने इस दिन का काफी इंतजार किया है कि एक बार मैं फिर से तुम्हें होल्ड कर पाऊं। और सॉन्गशाओ भी काफी खुश था और बताता है कि पास्ट में आपने बस मेरा फायदा उठाते हुए आप मुझे 3 घंटों तक तो पीठ पर ही घुमाते रहे थे। और वो दोनों यहाँ पे ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं तभी रंग में भंग डालने के लिए फैमिली हेड का 9th सन आ जाता है, जो कि तुरंत ही तांग्यू से कहता है कि मेरे नेफ्यू तुम कैसे हो। और हम देखते हैं उसके साथ कमीलिया भी आई थी और इन दोनों का तो यही प्लान होता है कि तांग्यू को फंसाना चाहते थे और कंट्रोल करना चाहते थे। तांग्यू तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है क्योंकि वो लोग रिश्ते में बड़े होते हैं और तांग्यू कमीलिया को भी आंट कहने लगता है ये सोचकर कि 9th सन और कमीलिया के बीच कुछ चल रहा है। यहाँ कमीलिया तुरंत ही इस बात के लिए मना करने लगती है और हम 9th सन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि आखिर किसके पास इतनी हिम्मत है कि वो तांग्यू के पीठ पर राइड कर सके। और उसे सॉन्गशाओ काफी इंटरेस्टिंग लगने लगता है और सॉन्गशाओ भी इनकी तरह देखकर सोच रहा होता है कि ये लोग तांग्यू के रिलेटिव्स हैं। यह तांग्यू अपने अंकल से कहता है कि ये मेरा दोस्त है जो कि इंजर्ड हो चुका है और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तभी 9th सन की नजर पड़ती है बटलर काव पर। वो हैरान होकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसपे बटलर काव बता देता है कि मैं फैमिली हेड के कहने पर ही यहाँ आया हूँ तांग्यू की मदद करने के लिए। जिस पर वो कुछ भी नहीं कह पाता और कहता है कि बस अच्छे से इनका ध्यान रखना। यहाँ दुगवान पूछता है क्या सच में फैमिली हेड ने तुम्हें यहाँ भेजा है, जिस पर एनुक काव बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये 9th सन इतनी हिम्मत
हिम्मत थोड़ी ना दिखाएगा कि वो जाकर उनसे पूछे। मैं तो केवल अपनी एम्प्रेस से मिलने आया हूँ यहाँ फिर कमीलिया नाइनसन से कहती है कि फैमिली हेड तो तांग्यू को काफी पसंद करते हैं, जिस पर नाइनसन कहता है तुम्हें भी अपना काम पता होना चाहिए कि तुम्हें तांग्यू के साथ क्या करना है, जिसके लिए कमीलिया भी तैयार थी। अब अगले सीन में हम सोंगशा और तांग्यू को साथ में देखते हैं, जहाँ सोंगशा तांग्यू को बताता है कि मुझे तुम्हारा नाइन्थ अंकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस पे तांग्यू कहता है तुमने काफी अच्छे से उसे पढ़ लिया, वो वैसा ही है। जिस पर सोंगशा तुरंत ही उसके पास जाता है और कहता है चलो अच्छा है तुम इन बातों का ध्यान रखते हो। तांग्यू भी उसे किस करते हुए कहता है इन छोटी मोटी बातों के लिए मेरी जुंजू को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं उनके इन प्यारे मोमेंट को कोई फोटोज में निकाल रहा होता है और एक आदमी उनकी फोटो खींच रहा था। तभी एक आदमी आकर उससे पूछता है कि बारनाट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो आदमी बताता है कि इन दोनों को देखकर मुझे अपने एक दोस्त की याद आ गई। तो यह आदमी कौन है और इसका फ्यूचर में क्या रोल होने वाला है वो तो हम कहानी में आगे ही जानेंगे। अब अगले सीन में हम बटलर काओ को देखते हैं जो कि सोंगशा की केयर कर रहा था, क्योंकि सोंगशा काफी थक गया था। और तांग्यू गुस्से में होता है और वो तुरंत ही उसे जाने को वहाँ से कहता है और उसे बताता है कि मैं सोंगशा का ध्यान रख लूंगा। और वो सोंगशा को गोद में उठाकर नहाने के लिए लेकर जाने लगता है, जहाँ बटलर काओ को ये सब काफी अजीब लग रहा था। जिसके बाद सोंगशा के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है और यहाँ वो सोच रहा होता है कि मैंने 2 जिंदगियां देखी है और हर बार मुझे यही देखने को मिलता है। अब अगले सीन में हम तांग्यू को देखते हैं जो कि सोंगशा को उठाकर बाहर ले आता है और उसे टीज करने लगता है, जिसपे सोंगशा कहता है अपनी बकवास बंद करो। और बेचारा काफी शर्मा रहा था। यहाँ बटलर काओ उनका ही इंतजार कर रहे होते हैं, जिसपे तांग्यू कहता है तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो बटलर काओ कहता है कि मैं आपके लिए आया भी नहीं हूँ, मैं अपनी एम्प्रेस को सर्व करना चाहता हूँ और मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। यहाँ तांग्यू सोंगशा को सुलाने के बाद बटलर के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या बताना है। जिस पर बटलर काओ तुरंत ही तांग्यू को तैयार करते हुए कहते हैं कि इस नई लाइफ में आपको कुछ नई चीजें सीख लेनी चाहिए। जैसे आपकी फैमिली में काफी कुछ बदल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको टेक्नोलॉजी से वाकिफ होना चाहिए। हमारे समय में आप लोग तलवारबाजी में माहिर थे, पर इस टाइम पर नई तरह की हथियार आ चुके हैं जिसका सामना करना भी आपको आना चाहिए। जिस पर तांग्यू कहता है मैं समझता हूँ और मैं सोंगशा से भी इसके बारे में बात कर लूंगा। फिर बटलर का बताता है वैसे आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, फैमिली हेड आपको काफी पसंद करते हैं, तो आपकी सेफ्टी के लिए वो कुछ बॉडीगार्ड भेज देंगे। जहाँ फिर तांग्यू तुरंत ही सोंगशा के पास चला जाता है और बटलर काओ को वहाँ से जाने को कह देता है। और बेचारा बटलर काओ सैड होकर वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि हर बार मेरे महाराज ऐसा ही करते हैं, मैं तो बस उनका ध्यान रखना चाहता था। यहाँ पर बटलर काओ चिल्लाते हुए कहता है महाराज महारानी का ध्यान रखना, वो काफी ज्यादा कमजोर है। पर तांग्यू चिल्ला कर कहता है जाओ यहाँ से। और फिर अगला सीन हमें सोंगशा और तांग्यू साथ में सोए हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी सोंगशा को कॉल आता है और वो जैसे ही उठाता है उसे पता चलता है ये उसके रूममेट का था। तांग्यू भी इसके बारे में पूछता है, जिस पर सोंगशा उसे बताता है कि मेरा रूममेट जानना चाहता है कि मैं आज लौट कर क्यों नहीं आया। यहाँ तांग्यू भी उससे कहता है कि मैंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करा दी है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसके कोई भी इविल इंटेंशन होंगे तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा। यहाँ सोंगशा तभी तांग्यू से पूछता है वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि ये कामिला कौन है। जब वह तांग्यू से टीज करते हुए पूछता है तो मेरी एम्प्रेस जेलस हो रही है, इसके लिए सोंगशा साफ साफ मना कर देता है। जिस पर तांग्यू कहता है तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी तुम यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हो। जिसके लिए सोंगशा हिचकिचा रहा होता है तो तांग्यू कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं होना चाहते हो, तुम भागना चाहते हो, पर ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। और वो लोग फिर से स्टार्ट हो जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम सोंगशा को देखते हैं जो कि अपने डॉर्मेट्री को छोड़कर जा रहा होता है, जहाँ इसके बारे में उसका रूममेट पूछ रहा होता है। तो सोंगशा कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ रहने जा रहा हूँ, जिस पर वो कहता है कि तुम लोग तो काफी ज्यादा अमीर हो और बहुत पैसे उड़ाते हो। और सोंगशा वहाँ से चला जाता है ये सोचकर कि मेरा रूममेट तो काफी ज्यादा वियर्ड था। और फिर सोंगशा से मिलने के लिए एंजल ग्रुप का प्रेसिडेंट आता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें सोंगशा और तांग्यू का दिखाया जाता है, जहाँ तांग्यू सोंगशा से पूछता है तो कैसा रहा सब कुछ, आखिर हुआ क्या वहाँ पर। जिसमें सोंगशा बताता है कि एंजल ग्रुप के प्रेसिडेंट ने मुझे एक परफॉर्मेंस के लिए पूछा है, जहाँ तांग्यू से कहता है क्या तुम परफॉर्म करना चाहते हो, जिसके लिए सोंगशा कहता है कि हाँ मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ। और हमें सोंगशा के हाथों में एक फ्लूट दिखाई जाती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।